हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाला 4363 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये अपना लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले अपन ने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और देख लिया था कि पीएससी में पेपर 2 पार्ट ए की क्या भूमिका है, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस होते हैं, क्या-क्या टारगेट है, ये सारे अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, उससे पहले उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं 2 मार्क में। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों, बताइए जरा। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम सर्वप्रथम उग्रवादी उग्रवादी वादी विचारधारा के नेता बाल गंगाधर स्वराज विधेयक विधेयक में सॉरी 1895 में की। या इसको अपन चाहें तो 2 पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं, 3 पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की। बाल गंगाधर तिलक ने की किसमें की? दूसरा पॉइंट बना के लिख देंगे स्वराज विधेयक में की। और कब की? 1895 में। ये अपना तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट वाइज भी लिखना चाहो तो, वरना इस तरीके से भी लिख सकते हो। 20 वर्ड होंगे समथिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हाँ, 18 वर्ड हुए हैं। या तो 18 रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 18 से 20 हो, या 2 वर्ड ऊपर चढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काउंट नहीं करता। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन हुआ आपका। अब अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कल जो कंप्लीट हुआ था अपन ने देखा था संविधान सभा का निर्माण एवं गठन। अब अपन देखेंगे क्या संविधान सभा का जब निर्माण किया गया होगा तो उसके समक्ष कोई चुनौतियां भी आई होंगी, कोई समस्याएं भी रही होंगी। तो वो समस्याएं क्या क्या हुई होंगी दोस्तों, वो अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। संविधान सभा संविधान सभा के संविधान सभा के संविधान सभा के समक्ष
चुनौतियां या कठिनाइयां। क्या थी? ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष क्या क्या कठिनाइयां थी। तो जब संविधान सभा बनी होगी, कब बनी, ये अपन पिछली क्लास में देख चुके थे कि जब अपनी संविधान सभा बनी थी, वो बनी थी 1940, यानी अगस्त प्रस्ताव से इस अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, तुम्हारे लिए संविधान बनाएंगे। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते गए और आया टाइम 1942 क्रिप्स मिशन, बट उसमें भी संविधान ठीक है डोमेन स्टेट दे देंगे, पर युद्ध के बाद फिर थोड़ा और आगे चले और फिर टाइम आया 1940 का कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए संविधान बनाएंगे, परंतु तुम्हें पहले एक प्रारूप बनाना पड़ेगा जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे एक हो और चुनाव कराना पड़ेगा तुम्हें। प्रारूप की जांच वगैरह जो भी ड्राफ्ट है उसको तैयार कर लीजिए, हम आपके लिए संविधान बना देंगे। तो ऐसे ही आगे बढ़े विकास क्रम में 1940 से ही पाकिस्तान की मांग चल रही थी। 1940 से ही पाकिस्तान की मांग चल रही थी। परंतु जो पाकिस्तान की मांग थी वो कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दी। कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम पाकिस्तान को अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को अस्वीकार करते हैं। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़े तो सांप्रदायिकता देखने को मिली। और इस सांप्रदायिकता के आधार पर ही फिर क्या हुआ कि हिंदुओं का जो बहुमत था वो भारत में थे। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर देश का निर्माण हुआ। जो पाकिस्तान बना पूरा मुस्लिम धर्म के आधार पर बना। ठीक है, तो और कुछ मुसलमान कह रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान सांप्रदायिकता के आधार पर कठिनाई देखने को मिली। जो मुस्लिम लीग थी उसने संविधान सभा का बाइकआउट कर दिया था, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। फिर ऐसे ही अल्पसंख्यक संविधान सभा का बहिष्कार किया। सांप्रदायिकता देखने को मिली किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। अल्पसंख्यक के आधार पर। फिर जो चुनौती देखने को मिली अल्पसंख्यकों के साथ समस्या, ये अलग ही पॉइंट बनाते हैं इसको। अल्पसंख्यक की समस्या देखने को मिली। फिर वैचारिक विभिन्नताएं देखने को मिली। कैसे, कोई कह रहा था कि पाकिस्तान का निर्माण हो और कोई कह रहा था कि नहीं, पाकिस्तान का निर्माण नहीं किया जाए, भारत का विभाजन नहीं किया जाए। तो उसमें जो भारत का विभाजन ना करने के विरोध में थे वो ओनली महात्मा गांधी थे। उन्होंने कहा अगर भारत का विभाजन होगा तो मेरी लाश के ऊपर से होगा। अर्थात महात्मा गांधी को कहा गया वन मैन बाउंड्री फोर्स। इसने बोला था माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स बोला महात्मा गांधी को। क्यों बोला? क्योंकि वो अकेले थे जो पाकिस्तान के निर्माण के विरोध में थे। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले ठीक है, पाकिस्तान का निर्माण कर दो और मुसलमानों को अलग कर देते हैं। तो इस धीरे धीरे जो भी प्रोसेस थी वो अपन देखेंगे। फिर देसी रियासतें
देशी रियासतों की समस्या थी कि इतनी ज़्यादा देशी रियासतें होने के बाद इनको एक संघ कैसे बनाया जाए, इनको एक संघ कैसे बनाया जाए। तो महात्मा गांधी को पता था सरदार वल्लभ भाई जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक कड़क आदमी है, सूझबूझ वाले आदमी है, दूरदर्शिता वाले आदमी। ये जरूर देशी रियासतों को भारत संघ में विलय कर लेंगे। तो भारत संघ में विलय का जो कार्यभार सौंपा गया वो सरदार वल्लभ भाई जी को सौंपा गया था। ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने देखा था भारत की विशालता, भारत की विशालता। फिर इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव। तो ये बहुत सारे कारण थे, इनको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लिखते हैं ढालो सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता देखो देखो भारत विभाजन के समय, 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 के समय भारत में सांप्रदायिकता, 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 सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी, अपने चरम पर थी। यहाँ हिंदू, सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी। हिंदू हिंदू हिंदुओं का हिंदू बहुमत वर्ग, हिंदू बहुमत वर्ग, हिंदू बहुमत वर्ग भारत का, हिंदू बहुमत वर्ग का क्या विचार था? हिंदू बहुमत वर्ग का विचार विचार भारत को, भारत को हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। वहीं 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 इसके विपरीत, इसके विपरीत मुस्लिम मुस्लिम पाकिस्तान की, पाकिस्तान, वहीं मुस्लिम पाकिस्तान की मांग कर रही थी। वहीं मुस्लिम क्या है? पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तथा इसी बीच, तथा इसी बीच, तथा इसी बीच, बीच इसी बीच संविधान सभा ने एक धर्मनिरपेक्ष
संविधान का निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया। तो क्या है कि भारत के विभाजन के समय सांप्रदायिकता अपने चरम पे थी। भारत में जब विभाजन हुआ, एक साइड पाकिस्तानी थे, एक साइड मुस्लिम थे, एक साइड हिंदू थे। हिंदू कह रहे थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, जबकि पाकिस्तानी चाह रहे थे पाकिस्तान बने, और कुछ मुस्लिम वर्ग थे वो चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान न जाके हिंदुस्तान में ही रहे। क्लियर है? तो इस कठिनाई के बीच में संविधान सभा ने धर्मनिरपेक्ष संविधान का निर्माण किया। क्लियर? नेक्स्ट है अल्पसंख्यक की समस्या। अल्पसंख्यकों की समस्या क्या थी? अल्पसंख्यकों की समस्या, अल्पसंख्यक भारत में धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, संस्कृति आदि के आधार पर अल्पसंख्यकों को बांटा गया, जिसके कारण संविधान में भाग 3 मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए बात की गई है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की भारत में धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यकों को बांटा गया अल्पसंख्यकों को बांटा गया तथा इनके संरक्षण के लिए बांटा गया या स्टॉप में कॉमा लगा दिया तथा इनकी तथा बांटा गया तथा इसके आधार इनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संविधान के भाग 3 में प्रावधान किया गया है। तो अल्पसंख्यकों के जो
भारत में धर्म, जाति, लिंग, संस्कृति के आधार अल्पसंख्यकों को बांटा गया है तथा इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए संविधान के भाग 3 में प्रावधान किया गया है। भाग 3 में प्रावधान किया गया है। अतः राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। देखिए, अतः राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। तीन नंबर, वैचारिक भिन्नता। वैचारिक भिन्नता। वैचारिक भिन्नता क्या थी? वैचारिक भिन्नता तो संविधान में, संविधान में संविधान में संविधान सभा में कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त था। वहीं संविधान में कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त था, वहीं वहीं अन्य पार्टियां जैसे जैसे मुस्लिम लीग जैसे मुस्लिम लीग तथा अन्य राजनीतिक विचार अन्य पार्टियां जैसे मुस्लिम लीग तथा अन्य राजनीतिक दल तथा मुस्लिम लीग तथा अन्य राजनीतिक दल की विचारधारा बिल्कुल क्या थी? भिन्न थी। बिल्कुल भिन्न थी। बिल्कुल भिन्न थी। परंतु 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 इन परस्पर सामंजस्य के बीच परंतु इन परस्पर बिल्कुल भिन्न थी। परंतु इन परस्पर सामंजस्य के बीच इनकी मध्य ले लो, ये गलत है थोड़ा सा। परंतु इन विचारधाराओं के मध्य सामंजस्य स्थापित किया
किया और अपनी दूरदर्शिता परंतु अपनी दूरदर्शिता का प्रतीक दिया ठीक है। फिर देसी रियासतें, नेक्स्ट है देसी रियासतें को लेकर विचार। चौथा पॉइंट, देसी रियासतें कैबिनेट मिशन व माउंट बैटन प्लान में देसी रियासतों को स्वतंत्रता प्रदान की। कैबिनेट मिशन व माउंटबेटन प्लान ने क्या किया था कि देसी रियासतों को स्वतंत्रता प्रदान की। अतः 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 देसी रियासतों की समस्या को सुलझाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को चुना जिन्होंने इस समस्या को सुलझाकर भारतीय संघ का निर्माण किया। ठीक है, तो क्या हुआ जब कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन प्लान ने देसी रियासतों को स्वतंत्रता प्रदान की थी, तो भारत और पाकिस्तान जब रियासतें स्वतंत्र हो गई तो उनकी इच्छा पड़ेगी वहां जाएंगी, जब भारत में रहे या पाकिस्तान में। अतः देसी रियासतों की समस्या को सुलझाने के लिए किसे चुना गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को चुना गया, जिन्होंने इस समस्या को सुलझाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत की विशालता एवं अखंडता।
इसमें लिखिए संविधान सभा, संविधान सभा को विश्व विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत, लोकतांत्रिक देश भारत, भारत ब्रैकेट में लिखो भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, जनसंख्या 35 करोड़ 35 करोड़ थी 35 करोड़ थी 35 करोड़ थी। इसके लिए संविधान का निर्माण करना था। इसके लिए संविधान का निर्माण करना, इसके लिए संविधान का निर्माण करना तथा संविधान का निर्माण करना था। संविधान का निर्माण करना था। संविधान का निर्माण करना था जिसमें विभिन्न जाति धर्म भाषा के धर्म भाषा जाति के धर्म भाषा संस्कृति विद्यमान थी। अतः 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 नेक्स्ट पैराग्राफ में की अतः भारत में एकता में अनेकता अतः भारत में एकता में अनेकता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। हेडिंग डाली संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संविधान सभा के सामने लिखिए, आगे लिखिए, इसी को हेडिंग बना के आगे लिखिए। संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी समस्या, संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी समस्या, संविधान सभा के समक्ष सबसे बड़ी समस्या सांसदीय बनाम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली थी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली थी। यह एक बड़ा प्रश्न था कि भारत का शासन स्वरूप कैसा हो
स्वरूप कैसा हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, अंततः अंततः संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया। अंततः संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सातवां पॉइंट राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को लेकर। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को लेकर। इसमें लिखिए, संविधान सभा में एक वर्ग का मानना था। संविधान सभा में एक वर्ग का मानना था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाए। एक पक्ष का मानना था क्या कि जनता के द्वारा वहीं दूसरे पक्ष का मानना था अप्रत्यक्ष। वहीं दूसरे पक्ष का मानना अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज कीजिए। समुचित तर्क व वितर्क के आधार पर अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के आधार पर किया जाए। जनता के द्वारा कैसे? जैसे अभी अपन विधायक चुनते हैं, विधायक कौन चुनता है? सीधे जनता वोट डालती है। ठीक है, सांसद का चुनाव होता है। सांसद कौन चुनता है? सीधे जनता चुनती है। और इधर राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्या जनता वोट डालने जाती है? नहीं जाती। तो इसके लिए वोट कौन करता हुआ? तो सांसद, राष्ट्रपति, विधायक इसके चुनाव में भाग लेते हैं। और इसका चुनाव होता कैसे है? अप्रत्यक्ष, जिसमें सीधे डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती, लेकिन होते वो जनता के ही प्रतिनिधि हैं। इसीलिए हम भारत को लोकतांत्रिक देश कहते हैं, जिसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट हो, बट डायरेक्ट ना हो कि इनडायरेक्ट हो। इनको तो जनता ने चुना ना, इनको तो चुना,
अब ये जनता के प्रतिनिधि बन के राष्ट्रपति को चुन लिया, इसलिए इसको डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। इसका निर्वाचन होता है पहले खंबा चुना। पहले खंबा चुना कैसे होता है, यानी जिसको पहले ज्यादा वोट मिलेंगे उसको मान्यता दी जाएगी। ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी। कैसे? ए ने वोट दिया, ये 5 कैंडिडेट है राष्ट्रपति के लिए, तो ए गया पहले आर के पास। क्या आर सही है? इसने कहा इससे मेरे गुड मैच नहीं हो रहे, गुड मैच नहीं हो रहे हैं। जैसे आप लोग शादी के लिए जाते हो लड़की वगैरह पसंद करने, उसी प्रकार से ये गया वही लड़की देखने। उसने कहा एक ही डिमांड थी, लड़की घर में रहे, खाना बनाए, जॉब वाली नहीं हो। तो आर के पास जॉब थी, आर के पास जॉब थी, तो ए ने पहले आर को क्या कर दिया, आर को रिजेक्ट कर दिया। नहीं समझ में आया। फिर ए गया ए के पास, ए की डिमांड थी ए से, लड़की सुंदर हो, अच्छी हो, संस्कारी हो, घर में खाना बनाए, बच्चों को रखे, जॉब ना करने जाए, ज़्यादा पैसा खर्च ना करे। परंतु इस ए के अंदर ये सारी क्वालिटी नहीं थी, इस प्रकार से ए को भी रिजेक्ट कर दिया। फिर ए गया एम के पास। एम ने कहा ठीक है, मैं घर में रहूंगी, शॉपिंग कम करूंगी, पर मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, नौकरी नहीं छोड़ूंगी। तो ये एम भी कैंसिल हो गया। फिर ए गया एस के पास और एस से सारे गुण इसके मिल गए। तो पहले इसने वोट दिया एस को, फिर उसके बाद एम को, फिर उसके बाद ए को, फिर उसके बाद आर को, और उसके बाद इसने वोट दिया इसको टी को, टी को वोट दिया। पहले इसने प्रायोरिटी दी एस को, फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी दी एम को, फिर ए को, फिर आर को, फिर टी को। तो ऐसे ही अब बी जाएगा। बी बी को पसंद आया आर पहले, फिर ए, फिर एम, फिर एस, फिर टी। तो इस प्रकार से फर्स्ट प्रायोरिटी के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब इसमें लिख लो कुछ अन्य विवाद, कुछ अन्य विवादित मुद्दे, कुछ अन्य विवादित कुछ अन्य विवादित मुद्दे, कुछ अन्य विवादित मुद्दे। क्या है कुछ अन्य विवादित मुद्दे? तो राज्यपाल की स्थिति, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। फिर जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर को लेकर
जम्मू कश्मीर को लेकर। फिर आपका है वयस्क मताधिकार के आधार। वयस्क मताधिकार के आधार पर और संपत्ति के अधिकार पर। संपत्ति के क्लियर। 7 पॉइंट ये हो गए थे। 8वां 9वां 10वां 11वां 12 पॉइंट हो गए दोस्तों। ठीक है, नोट करो। जो बाईसमती अधिकार है, इसके बारे में दो दो लाइन सभी के बारे में आप देख लेना, मैं समझा देता हूँ थोड़ा। मताधिकार के आधार पर कैसे कि जब संविधान का निर्वाचन हो रहा था, संविधान सभा बन रही थी, तो उसके बाद इलेक्शन हुए, तो राजीव गांधी जी ने कहा कि जब लड़की 18 साल में अपना साथी चुन लेती है, अपना जीवन साथी चुन लेती है, तो वो अपना नेता क्यों नहीं चुन सकती। तो इसमें 61वां संविधान संशोधन हुआ था राजीव गांधी जी के द्वारा 1988 में, जिसको अप्लाई किया गया था 1989 में। इसके आधार पर जो वोट की एज थी, वोट डालने की एज थी, वो 21 से घटाकर 18 कर दी। तो 22 मताधिकार के आधार पर। फिर संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो आपका आर्टिकल 31 में था और आर्टिकल 19 में था, इसको हटा करके अभी विधिक अधिकार कर दिया है। जम्मू कश्मीर का विवाद क्या था, जम्मू कश्मीर के लिए बोला कि अलग अनुच्छेद विशेष प्रावधान। हाँ, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 धारा लागू थी। इसमें अम्बेडकर जी ने बोला कि मैं जम्मू कश्मीर के लिए कोई प्रावधान नहीं बना सकता, भले ही मैं संविधान छोड़ दूंगा। अम्बेडकर जी ने इसके लिए मना कर दिया, पर अभी यहाँ पर 370 लागू थी, तो क्या कर सकते थे। तो यहाँ पे ना तो कोई जमीन खरीद सकता था, ना काम कर सकता था, न जमीन, न रह सकता था, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हटने के बाद यहाँ पर काम भी कर सकते हैं, जमीन भी ले सकते हैं, रह भी सकते हैं, ठीक, शादी भी कर सकते हैं। आप चाहो तो जम्मू कश्मीर से शादी भी करके ला सकते हो। ठीक है, ये आपका 200 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब संविधान की चुनौतियां थी, संविधान की चुनौतियां देख ली। संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, तो जब संविधान बना हुआ, संविधान के समक्ष चुनौतियां थी, कठिनाइयां आई बनाने में। तो किसी ने इसकी बुराई भी की होगी, तो अब देख लेते हैं संविधान की आलोचना। संविधान की आलोचनाएं। संविधान की आलोचना क्या थी। हम मानते हैं संविधान संप्रभु निकाय है। अगर संप्रभु निकाय है तो फिर कैबिनेट मिशन के आधार पर इसका निर्माण क्यों हुआ। था तो अंग्रेजों का ही ना। कैबिनेट मिशन कौन लेके आया, अंग्रेज लेके आए। इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस।
थे, तो फिर संप्रभु कैसे हुआ? नहीं है ना। तो संविधान संप्रभु निकाय नहीं है। संविधान सभा जनप्रतिनिधियों का जनप्रतिनिधियों का सभा नहीं थी। संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की सभा नहीं थी। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे निर्वाचन सीमित वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ। सीमित वयस्क मताधिकार के आधार पर कैसे हुआ कि जो टैक्स भरते होंगे पढ़ी लिखी महिलाएं थी, उनको ही संविधान सभा में चुना गया। संविधान सभा में चुना गया। अगर संविधान सभा इतनी ही अच्छी थी, संविधान सभा इतनी ही अच्छी थी, तो फिर संविधान में हस्ताक्षर जो हुए थे, संविधान में हस्ताक्षर हुए थे वो 284 सीटों पर ही क्यों किए गए? जबकि सीटें तो 299 थी। हस्ताक्षर 284 पे क्यों हुए? सोचने वाली बात ना। संविधान सभा इतनी ही अच्छी थी, तो फिर इसका रीजन ये क्यों निकला कि सिग्नेचर 284 नहीं किए ना। अगर अगर संविधान सभा संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया तो उसको बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। और इसमें लागत 64 लाख रुपए की हुई। इसमें जो लागत आई वो 64 लाख रुपए की आई। जबकि अमेरिका का संविधान जो बना, उनका भी लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान बना, उसको 4 महीने लगे। तो अपन कह सकते हैं कि टाइम और पैसा, यानी समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ। इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत थी? 2 साल 11 माह 18 दिन, क्या जरूरत पड़ी? ग्रेविन अस्टिन बोलते हैं कि संविधान सभा जो थी वो वकीलों का स्वर्ग थी। नहीं, सॉरी सॉरी, ग्रेविन अस्टिन बोलते हैं कि जो संविधान सभा है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस ही संविधान सभा है। क्योंकि जब निर्वाचन हुआ तो 208 सीटें लगभग कांग्रेस की आई। वैसे 298 दो सौ 198 सीटें आई थी कांग्रेस की, लेकिन कुछ अन्य पार्टियों ने समर्थन दे दिया था। इस प्रकार से 208 सीटें हुई थी कांग्रेस की। ठीक है, तो कांग्रेस का बहुमत ज्यादा था, इसलिए बोला कि कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान सभा ही कांग्रेस है। और फिर चार्ल्स विस्टिन ने बोला संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है। संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है, इसी कारण संविधान में हिंदुओं का वर्चस्व देखने को मिला। चलो तो दोस्तों लिखते हैं अब आगे। लिखो, फर्स्ट पॉइंट, संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी। संविधान सभा क्या? संप्रभु निकाय नहीं थी। संप्रभु निकाय नहीं। संविधान सभा जो थी आपकी संप्रभु निकाय नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इसका निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। कैबिनेट मिशन के आधार पर। इसका निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। तो लिखो
संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी। संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि क्योंकि संविधान सभा का निर्माण क्योंकि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। क्योंकि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की सभा नहीं थी। संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की सभा नहीं थी, क्योंकि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ। संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ। कैसे हुआ? वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा ने संविधान का निर्माण 2 साल 11 माह 18 दिन में किया, जो कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण 2 साल 11 माह 18 दिन में किया। वहीं 64 लाख रुपए खर्च किए, जो कि समय और धन दोनों की बर्बादी थी। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा में कांग्रेसों का वर्चस्व था। कांग्रेस का वर्चस्व था। अतः ग्रेविन ऑस्टिन ग्रेविन ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस है। और कांग्रेस ही संविधान सभा है। संविधान ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा में वकीलों और राजनेताओं का वर्चस्व था। संविधान सभा में वकीलों एवं राजनेताओं का वर्चस्व था। संविधान सभा में वकीलों एवं राजनेताओं का वर्चस्व था। इसी कारण से सर आइवर जेनिंग्स ने कहा संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग। क्या कहा? संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग। इसने आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट, चार्ल्स विस्टकाउंट के अनुसार
चार्ल्स विस्काउंट के अनुसार संविधान सभा में चार्ल्स विस्काउंट के अनुसार संविधान सभा में सर्वाधिक हिंदू थे सर्वाधिक हिंदू थे सर्वाधिक हिंदू थे इसी कारण से संविधान सभा इसी कारण से संविधान सभा हिंदुओं का निकाय थी इसी कारण से संविधान सभा हिंदुओं का निकाय थी। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा में कुछ आलोचकों को संविधान सभा में कुछ आलोचकों का संविधान सभा में कुछ आलोचकों का मानना है कि महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे राजनेताओं ने भाग नहीं लिया तो संविधान सभा महान कैसे हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा की आलोचना आलोचकों इस आधार पर करते हैं संविधान सभा की आलोचना आलोचक इस आधार पर करते हैं कि संविधान सभा में पाकिस्तान के बंटवारे के पश्चात 299 सीटें थी जिस संविधान सभा ने इस देश का संविधान निर्माण किया उस संविधान को सभी लोगों ने पूर्ण रूप से उस संविधान को सभी लोगों ने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। तो क्या है, संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं है क्योंकि इसका निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। वकीलों का स्वर्ग बोला, वकीलों का स्वर्ग संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही संविधान सभा। ठीक है, हिंदुओं का निकाय बोला किसी ने, हिंदुओं का निकाय बोला किसी ने। अत्यधिक समय लगा, अत्यधिक समय व धन की बर्बादी। अत्यधिक समय व धन की बर्बादी हुई इसमें। ठीक है, बायस मताधिकार हुआ, बायस मताधिकार पर निर्वाचन हुआ इसमें या चुनाव।
ठीक है। 22 मताधिकार का चुनाव हुआ, संविधान सभा को महान नहीं बोला, संविधान सभा को महान नहीं बोला, क्योंकि महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में कभी गए ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आज की अपनी क्लास यहीं ऑफ करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।